नेहा शाम को कॉलेज से अपने घर पहुंची। घर में उसकी माँ और भाभी थी। नेहा, तुम रोज रोज शाम को क्यों घर वापस आती हो? तुम्हारे कॉलेज की छुट्टी तो 2 बजे हो जाती है। ये तेरा चेहरा इतना लाल क्यों है? आप दोनों हर रोज सीआईडी की तरह पूछताछ क्यों करने लगती हो? बताया था ना एग्जाम होने वाले हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं कॉलेज में। मेरा सर दर्द भी हो रहा है। ठीक है, तू कपड़े चेंज करके आ, मैं तेरी चंपी कर देती हूँ। अब कोई सवाल नहीं पूछेगा तुझसे, ठीक है? भाभी की बात सुनकर नेहा को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। वो कपड़े बदल कर आई। फिर उसकी भाभी उसके बालों में चंपी करने लगी। तभी, नेहा, तेरी मांग में तो सिंदूर भरा हुआ है। अरे सासू माँ, जल्दी आओ, देखो तुम्हारी बेटी ने क्या कर डाला। अरे भाभी, क्या कर रही हो आप? माँ को क्यों बुला लिया? अच्छा, माँ को क्यों बुला लिया? मैंने सब सुन लिया है। इसके बाद नेहा का क्या होगा? क्या सच में उसकी मांग में सिंदूर ही था या कुछ और? ये सब जानने के लिए कहानी को हमें शुरू से जानना होगा। कुछ सालों पहले विक्रम नाम का एक बॉडी बिल्डर लड़का था। वो जैसे ही ऑफिस पहुंचता था, सारी लड़कियां उसे ही देखती रहती थी। रात को घर जाते ही वो एक्सरसाइज करने लगा। बेटा, तू सुबह शाम एक्सरसाइज करता रहता है, इतनी अच्छी कंपनी में काम भी करता है, इसका कोई फायदा भी तो होना चाहिए। अब आपका मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। बेटा, तेरी माँ के कहने का मतलब है कि तेरे पास घर है, गाड़ी है, दौलत है, शोहरत है, माँ भी है, बाप भी है, बॉडी भी है, तो क्यों ना तू शादी कर ले। ठीक है, जैसा आप लोग कहें। अगले दिन विक्रम अपने माँ बाप के साथ लड़की देखने पहुंच गया। लड़की राधिका अपनी छोटी बहन नेहा के साथ चाय नाश्ता लेकर आई। लड़की की भाभी और उसकी माँ वहीं बैठे थे। दीदी, होने वाले जीजू की वरुण धवन की तरह क्यूटनेस और बॉडी सलमान जैसी। चुप कर। समधन जी, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। अंकल, मुझे भी अपने होने वाले जीजू बहुत पसंद है। क्या मस्त बॉडी बनाई है आपने। नेहा, ये क्या बचपना है? हम लोग बात कर रहे हैं ना। पंडित जी ने आप लोगों के बारे में हमें पहले ही बता दिया था। हमें भी विक्रम बेटा पसंद है। तो इस तरह कुछ ही दिनों बाद विक्रम और राधिका की धूमधाम से शादी हो गई। आज दोनों की सुहागरात थी। मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मेरी इतने हैंडसम लड़के से शादी हुई है। राधिका, पहले हम लोग बहुत गरीब थे। बचपन से मैं नदी के किनारे जाकर एक्सरसाइज करता था और बाकी समय पढ़ाई भी किया करता था। तब जाकर आज मैं इस मुकाम पर पहुंच पाया हूँ। तो इस तरह राधिका और विक्रम की जिंदगी अच्छे से कटने लगी। कुछ दिनों बाद राधिका गर्भवती हो गई। विक्रम, आज के बाद बहू को समय ज्यादा देना, इस समय प्यार की बहुत जरूरत होती है। इतने में वहां पर राधिका की छोटी बहन नेहा आ गई। अरे बधाई हो दीदी, बधाई हो जीजू। नेहा के आ जाने से उस घर में खुशियां दुगनी हो गई। रात में राधिका ने अच्छा अच्छा खाना बनाया और सबको खिलाया, लेकिन नेहा की नजर हमेशा अपने जीजा पर ही रहती थी। अगली सुबह जब वो एक्सरसाइज कर रहा था, तब नेहा उसके पास पहुंच गई। जीजू, आप तो मुझसे कभी बात ही नहीं करते। मैं जा रही हूँ क्योंकि कॉलेज से सिर्फ 1 दिन की छुट्टी लेकर आई थी मैं। मुझे अपना नंबर दे दीजिए, बाकी की शिकायतें मैं आपसे फोन पर ही करूंगी। ठीक है साली साहिबा। नंबर लेकर नेहा चली आई। कॉलेज से छुट्टी के बाद उसने विक्रम को फोन किया। जीजू, मुझे आपसे मिलना है, क्या आप मेरे कॉलेज के पास आ सकते हैं? अरे, मेरे ऑफिस की छुट्टी शाम को 6 बजे होती है। आप अपनी साली के लिए इतना नहीं कर सकते? ठीक है, कुछ न कुछ बहाना बनाकर आता हूँ। विक्रम ने अपने बॉस से बीमारी का बहाना बनाया और नेहा से मिलने पहुंच गया। उसने नेहा को लेकर किसी रेस्टोरेंट में पहुंच गया। क्या बात है नेहा, मैंने आज तुमको पहली बार इतनी गौर से देखा। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। अब तो तुम्हारी भी उम्र शादी की हो रही है। जीजू, दीदी की किस्मत अच्छी थी कि आप उन्हें मिल गए। पता नहीं मेरी किस्मत कैसी है। दोनों गप्पे मारते रहे। उसके बाद फिल्म देखने भी गए। फिर दोनों अपने अपने घर चले आए। नेहा आज पहली बार देर से घर पहुंची। नेहा, आज बहुत लेट हो गया तुझे घर आते आते। हाँ भाभी, एग्जाम आने वाले हैं ना, इसलिए एक्स्ट्रा क्लासेस चालू हो गए। अगले दिन नेहा सीधा विक्रम के ऑफिस पहुंच गई। अरे नेहा, तुम यहाँ? हाँ जीजू, कल मैंने आपके साथ कुछ घंटे गुजारे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आज फिर आपके साथ वक्त बिताना है। अच्छा, यहीं बैठो, मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर आता हूँ। एक बार फिर से विक्रम ने कोई बहाना बनाया और निकल गया घूमने। अब ये उनका रोज का काम हो गया था। दोनों छुप छुप कर मिलने लगे थे। नेहा हर रोज घर लेट पहुंचती थी। विक्रम को भी उसका साथ बहुत अच्छा लगने लगा था। फिर एक रात, विक्रम, आप बाप बनने वाले हैं। इस वक्त आपको सबसे ज्यादा वक्त मुझे देना चाहिए, मुझे प्यार देना चाहिए, पर आप तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते। राधिका, मैं वैसे भी काम में इतना बिजी रहता हूँ, तुमको प्यार की पड़ी है। इतना बोलकर विक्रम ने दूसरी तरफ अपना मुंह घुमा लिया। अब तो बस ऐसा लगता है कि जल्दी से रात कटे
और अगली सुबह नेहा से जाकर मिलूं। सुबह विक्रम जल्दी उठा और बिना नाश्ता किए ही काम पर निकल गया। रास्ते में ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। ऐसा करता हूँ, नेहा को अभी फोन करके बुला लेता हूँ। विक्रम ने नेहा को फोन करके बुला लिया। नेहा भी जल्दी जल्दी बिना नाश्ता किए ही निकल गई। सासू माँ, लगता है नेहा के कॉलेज में आजकल कुछ ज्यादा ही पढ़ाई होने लगी है। मुझे डर है कि कहीं पूरी दुनिया में टॉप न कर दे ये। नेहा और विक्रम किसी नदी के किनारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूम रहे थे। नेहा, काश मुझे तुम पहले ही मिल गई होती। अभी भी देर नहीं हुई है विक्रम। अब चलो ना नेहा, हम दोनों शादी कर लेते हैं। ये बात किसी को नहीं पता चलेगी। मैं तो कब से आपसे शादी करने के लिए तड़प रही हूँ। विक्रम और नेहा मंदिर गए और शादी करने लगे। वहीं दूसरी तरफ उसकी भाभी। सासू माँ, आज फिर शाम हो गई, अभी तक नेहा नहीं आई। ऐसा करती हूँ उसके कॉलेज जाती हूँ और उसे साथ में लेकर आती हूँ। ठीक है बहू, जैसा तुझे ठीक लगे। उसकी भाभी कॉलेज पहुंची। बाहर गार्ड बैठा था। भाई साहब, कॉलेज की आज जल्दी छुट्टी हो गई क्या? एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लगे? मैं नेहा को लेने आई थी। मैडम, हमारा कॉलेज इतना अच्छा है कि एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत ही नहीं पड़ती। हर रोज 2 बजे ही छुट्टी हो जाती है और नेहा तो आज कॉलेज आई ही नहीं। ये सुनकर वो हैरान हो गई। इस बारे में अभी सासू माँ को नहीं बताती हूँ, वरना वो परेशान हो जाए। खैर, कुछ महीनों बाद राधिका ने एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। विक्रम, देखिए ना, ये बिल्कुल आप पर गया है। हाँ, ठीक है। अब बच्चा हो गया ना, अब तुम बच्चे के साथ खेलो, मुझे अपने काम पर फोकस करने दो। इतना बोलकर विक्रम फिर से निकल गया और नेहा के साथ मटर गश्ती करने लगा। सासू माँ, ससुर जी, कोई भी बाप अगर अपने बच्चे को पहली बार देखता है तो बहुत खुश होता है, लेकिन बहू, तू रोना बंद कर, मैं शाम को उससे बात करता हूँ। इधर नेहा की भाभी उस दिन उसका पीछा करने लगी। उसने देखा नेहा और विक्रम एक दूसरे का हाथ पकड़कर किसी सिनेमा हॉल के अंदर जा रहे थे। इसका मतलब नेहा हर रोज अपने जीजा से मिलती है। खैर, वो चुपचाप घर वापस लौट आई। शाम को जब नेहा घर लौटी, नेहा, तुम रोज रोज शाम को घर क्यों वापस आती हो? तुम्हारी कॉलेज की छुट्टी तो 2 बजे हो जाती है। तेरा चेहरा इतना लाल क्यों है? आप दोनों हर रोज सीआईडी की तरह पूछताछ क्यों करने लगती हो? बताया था ना एग्जाम होने वाले हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है कॉलेज में। ओहो, मेरा सिर भी दर्द हो रहा है। ठीक है, तू कपड़े चेंज करके आ, मैं तेरी चंपी कर देती हूँ। अब कोई सवाल नहीं पूछेगा तुझसे, ठीक है? थोड़ी देर बाद जब कपड़े बदलकर नेहा बाहर आई और उसकी भाभी ने चंपी करना शुरू किया, तब उसकी मांग में सिंदूर था। उसकी माँ भी वहां पर पहुंच गई। नेहा, तू अपनी बहन का ही घर तोड़ रही है। बहू राधिका की ससुराल चली से लेकर। वहीं कई महीनों बाद आज विक्रम अपने ऑफिस पहुंचा। विक्रम, तुम बहुत होनहार थे, इसलिए मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था, लेकिन कई महीने बीत गए, तुम ऑफिस ही नहीं आए, इसलिए मैंने दूसरा मैनेजर रख लिया है। सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं दरअसल कुछ जरूरी काम में बिजी था। मैं भी जमीन से उठकर इतना बड़ा बना हूँ, मुझे सब पता है। अक्सर तुम्हें देखता हूँ किसी लड़की के साथ घूमते हुए, जबकि तुम एक शादीशुदा इंसान हो। ऐसे कैरेक्टरलेस इंसान को मैं अपनी कंपनी में रखकर अपनी कंपनी की छवि बर्बाद नहीं करना चाहता। दोबारा मेरी कंपनी की तरफ देखना भी मत। उसके मालिक ने विक्रम को काम से निकाल दिया। जैसे वो घर पहुंचा, विक्रम जी, जब आप मुझे देखने आए थे उसी वक्त आप बता देते कि आपको मैं नहीं मेरी छोटी बहन पसंद है, तो मैं आपसे शादी ही नहीं करती। ऐसी कोई बात नहीं है राधिका, पता नहीं नेहा ने मुझ पर कौन सा जादू कर दिया था, इसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। सालों की मेहनत के बाद मुझे इतनी अच्छी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिली थी, वो भी मेरे हाथ से चली गई। नेहा, कम से कम अपनी बहन के बारे में तो सोच लेती। दीदी मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से जीजू की नौकरी चली गई और आपकी आंखों में आंसू देखने पड़ रहे हैं मुझे। इस उम्र में ऐसा होता है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए खुद पर। इन सब के पीछे सिर्फ मेरी गलती है। शादीशुदा होने के बावजूद मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा। अब मैं राधिका के अलावा किसी की तरफ देखूंगा भी नहीं। मुझे माफ कर देना नेहा। उसी दिन विक्रम ने नेहा से तलाक लेकर उसे आजाद कर दिया। नेहा उस साल बहुत बुरी तरह फेल हो गई। पूरे कॉलेज में उसकी बदनामी हुई। अब नेहा पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। इधर 1 साल की मेहनत के बाद विक्रम को किसी दूसरी कंपनी में एक बार फिर से मैनेजर की नौकरी मिल गई। अब वो अपने बीवी बच्चों के साथ बड़े ही प्यार से खुशी खुशी रहने लगा। गर्मी का मौसम था, आम का सीजन भी आ चुका था। सारे बाग बगीचे हरे हरे कच्चे आम से लदे हुए थे। किसी बहुत घने बगीचे में एक बड़े से आम के पेड़ पर गांव की एक कुंवारी लड़की राधिका एक नवजात बच्चे के साथ खेल रही थी।
उसने पेड़ पर ही खरपतवार का इस्तेमाल करके झोपड़ी भी बना रखी थी। अरे ले 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 ले, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तेरे बारे में दुनिया वालों को नहीं बता सकती। तभी अचानक कुछ लोगों के चलने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सूखे पत्तों पर कोई जोर जोर से उसकी तरफ ही चला आ रहा हो। राधिका घबरा गई। लगता है कोई आ रहा है, मेरे बच्चे, मुझे जाना पड़ेगा। राधिका ने अपने बच्चे को जैसे उस झोपड़ी के अंदर रखा, वैसे ही वो जोर जोर से रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर गांव के कुछ आदमी उसी पेड़ के नीचे आ गए। अरे राधिका, तुम पेड़ के ऊपर क्या कर रही हो? ये बच्चा किसका है? अब राधिका के साथ आगे क्या होगा? राधिका के पास वो बच्चा कहाँ से आया? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। रामपुर गांव में राधिका अपने माँ बाप और भैया भाभी के साथ रहती थी। एक रोज उसकी कुछ सहेलियां उसके घर आई। राधिका, चलना, बाबा के बगीचे चलते हैं आम तोड़ने। तभी वहां पर उसकी भाभी ममता और माँ दोनों आ गए। राधिका, तुम बड़ी हो चुकी हो, बच्चों की तरह दूसरों के बगीचे में आम तोड़ने मत जाया करो। सुना है बाबा के जाने के बाद बाबा की एक कुतिया उस बगीचे की रखवाली करती है। हाँ भाभी। इतना बोलकर राधिका अपनी सहेलियों के साथ आम के बगीचे के पास पहुंची। यार, अब इस बगीचे से आम तोड़ने में वो मजा नहीं रहा। पहले गजोधर बाबा अपने बगीचे की रखवाली करते थे और हम लोग पत्थर मार मार कर आम गिरा देते थे। बाबा को परेशान करने में जो मजा मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। खैर, राधिका अपनी सहेलियों के साथ बगीचे के अंदर गई और कच्चे आम तोड़ तोड़ कर खाने लगी। पत्थर मारकर आम तोड़ना बंद करो, मैं जा रही हूँ पेड़ पर चढ़ने। थोड़ी देर में राधिका पेड़ पर चढ़ गई और आम तोड़ तोड़ कर नीचे अपनी सहेलियों को फेंकने लगी। तभी वहां पर एक कुतिया भौंकती हुई आई। ये कुतिया कहाँ से आ गई? राधिका, जल्दी नीचे उतर, घर चलते हैं। अगर मैं नीचे उतर आई तो ये कुतिया मुझे काट लेगी। ठीक है, तू वहीं पेड़ पर चढ़ी रहे, हम लोग भागते हैं। उसकी सहेलियां वहां से भागने लगी। कुतिया भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। थोड़ी देर बाद घूम फिर कर सारी सहेलियां फिर से उसी पेड़ के पास आ गई। हम तो घूम फिर कर यहीं आ गए, चलो हम भी पेड़ पर चढ़ जाते हैं। उसकी सहेलियां भी पेड़ पर चढ़ गई। कुतिया नीचे से भौंकती रही। धीरे धीरे शाम हो गई। इस कुतिया का आम खा खा कर पेट देखो कैसे फूल गया और हमें 2 आम खाने से रोक रही है। रात हो रही है, घर कैसे चलेंगे? तभी राधिका को एक बहुत बड़ा और मोटा सा कच्चा आम दिखाई दिया। उसने वो आम तोड़ा और कुतिया की तरफ फेंक दिया। कुतिया वहीं बेहोश हो गई। उसके बाद सब घर आ गए। राधिका जब घर पहुंची तो उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। राधिका, आज तो तुम दिन भर कच्चे आम खाती रही, फिर भी तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? वैसे तो दिन भर चहकती रहती हो। कुछ नहीं भाभी, बस दिन भर आम तोड़ते तोड़ते थक गए थे हम लोग। रात भर राधिका को नींद नहीं आई। अगली सुबह 6 बजे उठकर ही वो अपनी सहेलियों से मिली और बगीचे जाने की जिद करने लगी। नहीं नहीं, अब हम लोग तुम्हारे साथ उस बगीचे में नहीं जाएंगे। तूने सुना नहीं था उस कुतिया ने क्या कहा था? जरूर उसकी आत्मा भी वहीं कहीं भटक रही होगी। हम लोग गांव में जरूर रहते, लेकिन गवार नहीं है, कोई आत्मा नहीं होती। चलो ना, चलते हैं। नहीं, अब हम लोग नहीं जाएंगे। राधिका अकेले बगीचे में चली गई। अब वहां पर कुतिया नहीं थी। अब यहाँ पर मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। राधिका पेड़ पर चढ़ी, एक कच्चा आम तोड़ा और खाने लगी। थोड़ी देर में अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द उठा। हे भगवान, मेरे पेट में अचानक दर्द क्यों उठने लगा? जिस बात का मुझे डर है कहीं वैसा ही कुछ ना हो जाए। तभी उसने उसी आम के पेड़ पर ही एक बच्चे को जन्म दिया। ये देखकर तो राधिका की हालत ही खराब हो गई। हे भगवान, ये मुझसे क्या गुनाह हो गया? इस बच्चे को कहीं फेंक भी नहीं सकती और न ही इसे घर ले जा सकती हूँ। अगर गांव वालों को पता चला तो वो लोग मेरे साथ साथ मेरे परिवार वालों को भी इस गांव से बेदखल कर देंगे। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। राधिका अपने बच्चे को लेकर नीचे उतरी। उसके बाद उसने खरपतवार और जंगल की कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और उसी पेड़ के ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी जैसी बना दी। अपने दुपट्टे में बच्चे को लपेटकर उसने उसी झोपड़ी में रख दिया। यहाँ मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा। इस बगीचे में अब वैसे भी कोई आता जाता नहीं। अब मैं चलती हूँ, शाम हो रही है। बच्चे को वहीं पेड़ पर सुलाकर राधिका घर आ गई। खाना पीना खाकर राधिका सो गई, लेकिन उसके मन में अब अपने बच्चे को ही ख्याल चल रहे थे। हे भगवान, इतनी रात में मेरा बच्चा उस जंगल में अकेले है, कहीं उसे कोई खतरा ना हो जाए। मुझे किसी तरह एक बार जाकर देखना पड़ेगा। राधिका आधी रात को उस बगीचे में गई और पेड़ पर चढ़कर अपने बच्चे के साथ खेलने लगी। रात में ये बगीचा कितना डरावना लगता है। अच्छा हुआ मैं अपने बच्चे के पास आ गई। रात भर राधिका उस पेड़ पर ही अपने बच्चे के साथ खेलती रही। सुबह जैसे ही सूर्योदय हुआ उसने अपने बच्चे को वहीं छुपा दिया और घर वापस आ गई। लेकिन घर पहुंचते ही उसके भैया भाभी माँ बाप सब सामने ही खड़े थे। हे भगवान, कहीं इन लोगों को पता तो नहीं चल गया कि मैं रात भर घर से बाहर थी। राधिका, तुम सुबह सुबह ही बगीचे पहुंच गई आम खाने? नहीं भैया,
बस सुबह जल्दी उठकर गांव की ताजी हवा लेने गई थी। खैर, राधिका अपने कमरे में चली गई। दोपहर होते ही फिर से वो अपने बच्चे के पास पेड़ पर पहुंच गई। बेटा, मैं रात भर तेरे साथ नहीं रह सकती वरना हंगामा हो जाएगा। इतने में वो बच्चा राधिका को देखकर मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट देखकर राधिका की ममता और भी ज्यादा जागने लगी। तो इस तरह अब हर रोज सुबह होते ही वो बगीचे आ जाती थी और दिन भर अपने बच्चे के साथ खेलती रहती थी। फिर एक रोज जैसे ही वो अपने घर से बगीचे जाने के लिए निकली, वैसे ही, राधिका, आज मैं भी तेरे साथ बगीचे में चलती हूँ। वैसे भी घर में बहुत गर्मी लगती है, मुझे भी तो पता चले कि दिन भर तू आखिर बगीचे में करती क्या है। नहीं नहीं भाभी, आप मेरे साथ नहीं चल सकती वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी राधिका? बहू भी बेचारी कच्चे आम खा लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा? अरे माँ, आज मैं बगीचे में नहीं जा रही हूँ। दूसरे गांव में मेरी एक सहेली है, उसकी शादी होने वाली है, तो मैं बस उसे मेहंदी लगाने जा रही हूँ। खैर, किसी तरह बहाना बनाकर वो फिर से अकेले बगीचे में चली गई। लेकिन जब वो जंगल में घुस रही थी तब कुछ गांव वालों ने उसे देख लिया। ये लड़की हर रोज अकेले ही इस बगीचे के अंदर जाती है और सीधा शाम को बाहर निकलती है। क्या दिन भर ये कच्चे आम ही खाया करती है? मुझे तो लगता है जरूर ये लड़की जंगल के अंदर कोई खेल खेल रही होगी। हमें पता लगाना होगा। गाँव वालों, मैं आगे चलता हूँ, तुम लोग मेरे पीछे पीछे आओ। गांव वाले धीरे धीरे कदमों के साथ जंगल के अंदर घुसने लगे, लेकिन सूखे पत्तों की वजह से चलने की आवाज राधिका को साफ साफ सुनाई दी। वो पेड़ पर अपने बच्चे के साथ खेल रही थी। लगता है कोई आ रहा है, मेरे बच्चे, मुझे जाना होगा। राधिका ने अपने बच्चे को जैसे उस झोपड़ी के अंदर रखा, वैसे ही बच्चा जोर जोर से रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर गांव वाले उसी पेड़ के नीचे आ गए। अरे राधिका, तुम इस पेड़ के ऊपर क्या कर रही हो? और ये बच्चा किसका है? अब राधिका की हालत खराब हो गई। मुझे तो लगता है लड़की बच्चा चोर बन गई है। नहीं काका, मैं बच्चा चोर नहीं हूँ, ये मेरा ही बच्चा है। बस यही तो मैं सुनना चाहती थी। अब जल्दी से नीचे आ जाओ और बता कौन है इसका बाप। इतने में वहाँ पर राधिका के माँ बाप, भैया भाभी भी आ गए। राधिका, मुझे तुम पर बहुत पहले से ही शक हो रहा था, और आज जब तुमने मुझे अपने साथ नहीं आने दिया तब वो शक और भी बढ़ गया, इसलिए मैं सबको लेकर यहाँ आ गई। लगता है हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी। गांव वालों का पीछा करते करते वहाँ उसकी सहेलियां भी आ गई। इसमें राधिका की कोई गलती नहीं है। उस दिन जब हम आम तोड़ने इस बगीचे में आए थे, तभी बाबा की कुतिया ने हमें दौड़ा लिया। हम उससे बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। उसकी सहेलियों ने सारी घटना बता दी। फिर राधिका ने बड़ा सा आम फेंका जो उसके पेट पर जाकर लगा। तूने आज एक माँ और बेटे को एक साथ ऊपर पहुँचाए है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि मेरा बच्चा तेरी कोख से जन्म लेगा। तेरे गाँव वाले तुझे भगा देंगे। तू दर दर भटकेगी, कभी खुश नहीं रहेगी। जब तक अपने बेटे को नहीं देख लेती, मेरी आत्मा यहीं भटकती रहेगी। इतना बोलकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसी दिन से हम सबने तो बगीचे में आना ही बंद कर दिया था। पहले हमें भी उसके श्राप पर भरोसा नहीं था, पर जब राधिका ने एक बच्चे को जन्म दे दिया तब तो विश्वास करना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पर कुतिया की आत्मा दिखाई दी। ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज मैंने अपनी औलाद को देख लिया। अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई। मुझे माफ कर देना, पर मेरा मकसद सिर्फ आपको भगाना था, मारना नहीं। खैर, कुतिया की आत्मा गायब हो गई। उसके बाद उस बच्चे को राधिका और उसकी भाभी दोनों मिलकर पालने लगी और सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें